गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे पीछे तुम्हें तस्वीर दिख रही है, ये क्या चीज़ है? ध्यान से सोच के बताएं क्या चीज़ है। बड़ा कर देता हूँ, देखें। नहीं देखा है इसको? देखा है क्या कहीं पे? तो ये किसी किसी को समझ में आ गया होगा। ये एक फ्यूज फ्यूज है। ठीक है, ये वाला जो वायर है ना यहाँ पे, ये वायर उड़ जाता है। ये कहीं पे लगा हुआ देखा होगा तुमने। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं, फ्यूज। ठीक है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है ऊपर, देखो। दिख रहा है यहाँ पे 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर तक ये करंट झेल पाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये फ्यूज हो जाएगा, यानी कि ये वायर यहाँ से कहीं से ब्रेक हो जाएगा। फिर इसको पूरे को बदलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा रिप्लेस होता है। ठीक है, और एक चीज दिखा, क्या ये वाला तुमने वायर देखा हुआ कटआउट्स? इसको बोलते हैं फ्यूज। ठीक है, इसमें यहाँ पे से एक वायर जाता है इसमें से होते हुए और यहाँ चला जाता है, और इस वायर की थिकनेस से ये डिटरमाइन होता है। थिकनेस का मतलब क्या? रेडियस से ये डिटरमाइन होता है कि कितने एम्पियर पे उड़ेगा। ठीक है, तो ये पोर्सलिन का बना रहता है, पोर्सलिन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं। देखा है सभी ने कि नहीं देखा? नहीं देखा तो दिखा देते हैं, ये रहा, दिखा? ये फ्यूज है, और ये ऐसे करके निकालते हैं तो ये अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वायर लगेगा और इसको ऐसे लगा दें। ठीक, तो ये जो फ्यूज है, ये क्या काम आता है? इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछते हैं कि क्या काम आता है, काय से बना रहता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़, ये जो वायर रहता है, ठीक है, ये एक अलॉय का बना रहता है। अब क्या अलॉय रहता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तुम भी खुद ही बताना। सबसे पहली चीज़, इसको लगाते क्यों है? तो जैसे मान लो कि एक मेन लाइन आ रही है और ये एक और लाइन आ रही है तुम्हारे घर के अंदर, दो लाइन्स आएंगी बिजली की। तो इसमें क्या करते हैं कि फ्यूज को यहाँ लगा देते हैं, इस जगह। ये एसी फ्यूज है। फ्यूज कौन सा है? एसी फ्यूज। एसी है ना, अल्टरनेटिंग करंट वाला, उसको यहाँ पे लगा देते हैं इस जगह। ये जो डब्बा है ना, इसको यहाँ लगा देते हैं, उसके अंदर ये वायर रहता है। ये वायर जो अभी मैंने बताया, इस वायर को फ्यूज वायर बोलते हैं। अब तुमसे पूछेंगे कि ये फ्यूज लगाया काय में, सीरीज में कि पैरेलल? तो उसका आंसर है सीरीज में लगाया। ठीक है, तुम्हें पहली चीज क्या पता पड़ी? फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरी चीज, दिस इज द सिंबल यूज्ड इन फ्यूज वायर। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है ना, ये फ्यूज वायर के अंदर यूज में लाते हैं। ठीक, तो ये सिंबल कैसा रहता है इसका? यहाँ से एक लाइन, फिर एक गोला, फिर ये नीचे गया, फिर ये गोला, और फिर इसके बाद ये इसका सिंबल। ठीक है, ये सिंबल अपन ऐसा यूज करते हैं इसके अंदर। और इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो पॉइंट्स लिख लें फ्यूज के अंदर। फ्यूज वायर जो रहता है वो लगता काय में? सीरीज में लगता है। क्यों लगाते हैं? तो उसका आंसर है प्रिवेंशन। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तेज करंट आ जाए और हमारा इंस्ट्रूमेंट उड़ जाए। तो यहाँ पर मान लो कि ये वायर है, ये दूसरा वायर, ये फ्यूज वायर लगा हुआ है, और इधर साइड तुम्हारा टीवी लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि यदि बाई चांस बहुत ज़्यादा तेज करंट आ गया, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ये टीवी उड़ सकता है। तो टीवी उड़ जाए, इससे बेहतर है कि बीच में अपन कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिससे ये फ्यूज उड़ जाए, गर्म हो। ठीक है, इसलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर। अब इसके क्वेश्चंस देखें। तो पहली चीज़ हमको क्या पता पड़ा है? ये इसका सिंबल है। दूसरी चीज़ पता पड़ा, सीरीज में लगाते हैं, प्रिवेंशन के लिए लगाते हैं, और हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड। अब क्वेश्चन करते आते हैं, अपने आप आ जाएगा। विच अमंग दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर?
इनमें से फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होना चाहिए? पहला, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए क्या? उसका आंसर है हाँ, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा तो मेल्ट नहीं होगा, और ये मेल्ट नहीं होगा तो टीवी मेल्ट हो जाएगा। सारी बात समझ में? इसको मेल्ट होना जरूरी है क्योंकि ये पहले ही मेल्ट हो जाए, इसलिए क्या है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना जरूरी है। हाई कंडक्टिविटी, क्या इसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए? तो देखो, करंट स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू अपॉन रो, ये एक फॉर्मूला याद कर लो इसका, ठीक है? करंट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये क्या है, ये कितने करंट पे चलता है, बस एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर, कितने करंट पे। अभी जो करंट लिखा है ना 5 एम्पियर लिखा हुआ, कितने एम्पियर के लिए बना है, ये इसकी रेडियस ऑफ द वायर पे डिपेंड है। तुमने ऐसा लिया कि तुमने जो है वो ऐसा लिया, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, ये एक चीज याद रखने वाली है, ठीक है? नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये भी चीज याद रखने वाली, ठीक है? समझ में आ रही बात? अब ये मेरा चेहरा अड़ रहा होगा यहाँ पे, मैं छोटा कर देता हूँ उसको। फिर से देखें, क्या क्या बातें पता पड़ी? पहली चीज ये इसका सिंबल है, दूसरी चीज ये फॉर्मूला है, करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ से फर्क नहीं पड़ता परंतु रेडियस से फर्क पड़ता, तो इसकी जो रेडियस है इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या कंडक्टिविटी पर डिपेंड है, तो ठीक है, रेजिस्टिविटी पर डिपेंड है तो कंडक्टिविटी तो होगा ही करंट, ठीक है? तो आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बोलो तो कंडक्टिविटी ऐसे बन जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी और ये रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल है, तो क्या ये कंडक्टिविटी पर डिपेंड है? तो उसका आंसर है हाँ, ये कंडक्टिविटी पर डिपेंड है। इसका मतलब ये वाला भी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट डिटोरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो सही बात है, ऑक्सीडेशन हो गया उसका तो फ्यूज उड़ जाएगा रास्ते में, जबकि अपन चाहते हैं कि करंट के साथ उड़े, इसलिए सारी की सारी इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है? मेन क्या होनी चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है? तो क्या क्या होनी चाहिए? पहली, लो मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? हाई रेजिस्टिविटी। अब इसमें से जो जो तुमको समझ में आ रहा है लिख लें, ये लिख लें, सीरीज में लगता है, प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है, ये इसका सिंबल है, फॉर्मूला ये है करंट का, कितने करंट एम्पियर में है, बस एम्पियर में ही नापा जाता है कि 5 एम्पियर का फ्यूज है कि 10 एम्पियर का। उसके बाद ये लिख लें कि प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर। वायर जो लगाते हैं ऊपर के कवर से ज़्यादा मतलब नहीं रहता, वायर की बात करते हैं, वायर को ही फ्यूज बोलते हैं, ठीक? चलिए लिख लिया, पॉज दबा दें, नीचे आ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू द फ्यूज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ग्रेटर द करंट स्मॉलर इज द टाइम टेकन बाय द फ्यूज टू ब्लो, ज़्यादा करंट होगा कम समय में ही फ्यूज ब्लो हो जाए, कम समय में। ग्रेटर द करंट ग्रेटर द टाइम, नहीं भाई, करंट यदि ज़्यादा हो गया और वो ज़्यादा समय लेने लग गया तो हमारा टीवी फ्यूज हो जाएगा, उसको तुरंत उड़ना चाहिए। तो ग्रेटर द करंट स्मॉलर शुड बी द टाइम, यदि करंट ज़्यादा हो गया तो समय कम लगना चाहिए, ये वाली बात सही है। The current is directly proportional to blowout time of the fuse. Current is directly proportional to the blowout and directly proportional तो सही शब्द नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, नहीं भाई, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है फ्यूज वायर का, फ्यूज का, और उसका करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लो ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल नहीं होता। करंट का यही फॉर्मूला है, बस इसी से डिपेंड है। हाँ, ये बात सही है कि करंट ज़्यादा है तो उसे जल्दी उड़ जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हीट डेवलप्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है? तो हीट डेवलप्ड आई स्क्वायर आर टी होता है, तो
जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो तब होगी जब ज़्यादा करंट मिलेगा। तो करंट ज़्यादा है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। और ये जो टाइम है ये ब्लो आउट टाइम नहीं है, याद रखना, ये हीटिंग टाइम है। इसलिए ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये ब्लो आउट टाइम, ब्लो आउट टाइम का कोई मतलब ही नहीं रहता। ये तो हीटिंग का टाइम है, कितनी देर तक हीट हो रहा है, उसके बाद एच आर। ठीक, चलिए तार लीजिए इस क्वेश्चन को, पॉज दबा के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर करंट अप टू 10 एम्पियर विच मटेरियल इज यूज्ड एज ए फ्यूजिंग मटेरियल। मैंने तुम्हें बताया था अलॉय यूज करते हैं। अलॉय किसका यूज करते हैं, तो लेड और टिन का अलॉय यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं लेड और टिन का अलॉय, ये भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो लिख लीजिए अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ये भी नोट बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव मत लिखो, नोट बना लो, नोट। क्या नोट बनाओगे, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज यूज्ड इन फ्यूज, बस, is used in fuse wire, बस इतना सा लिखना, ठीक है। alloy of lead and tin is used in fuse wire। ये 10 एम्पियर से ऊपर वाले में तो कोई सा भी चल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि वो कुछ भी पूछे, कितने भी एम्पियर के लिए पूछे उसका आंसर यही आएगा, alloy of lead and tin, ठीक। फिर उसके बाद उसने पूछा है कि कौन सा रिलेशन है, तो फ्यूजिंग करंट के लिए अपन ने क्या रिलेशन बनाया था, वो रिलेशन था आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेडियस का क्यूब अपॉन रेजिस्टिविटी, तो रिलेशन बिटवीन फ्यूजिंग करंट एंड द डायमीटर, तो रेडियस बोलो या डायमीटर बोलो एक ही बात है। इसका मतलब आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का क्यूब। ये रेजिस्टिविटी हटा दी थोड़ी देर के लिए, तो क्या अपन इसको बोल सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 3/2। और अगर अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो क्या कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया। तो पहले क्या किया, ये वाली जो पावर थी ये नीचे ले गए ऐसे कर दिया, और फिर आई क्या आगे कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। तो इसमें से ये वाला सही पावर में होना चाहिए, ये लिख लीजिए, पावर में है वो, वैसे लिखा दिया, आगे जरूरत। चलो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, और फ्यूज वायर ऑफ सर्कुलर, एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। A fuse wire of circular area of cross section has a radius of 0.8 mm, यानी उसकी रेडियस कितनी थी 0.8 mm, और वो 9 एम्पियर के करंट पे उड़ जाता था। तो करंट कितना होता था उस समय, 9 एम्पियर का उड़ जाता था। अब अगर वो 1 एम्पियर का करंट लेता है, रेडियस ऑफ द वायर विल ब्लो एट 1 एम्पियर, बताओ कि रेडियस क्या लोगे। तो पहले रेडियस 1 थी, अब 2 थी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3/2, हाँ कि नहीं। और ऊपर लिखा है ना, ये रहा, डायमीटर की पावर 3/2 है, रेडियस की पावर 3/2। अब इसको तुम क्या ऐसा बना सकते हो, करंट 1 अपॉन करंट 2 इज इक्वल टू रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 की पावर 3/2, ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब इससे बनेगा करंट 1 अपॉन करंट 2, ये मैं वैल्यूज डाल देता हूँ करंट 1 और करंट 2 की। अरे चलो करंट 1 और करंट 2 की वैल्यूज डाल देता हूँ, इसको हटा देते हैं, ऐसे काट देते हैं। तो करंट 1 की वैल्यू है 9 एम्पियर, यहाँ डाल देता हूँ, तो ऊपर आया 9 अपॉन, नीचे करंट 1 की वैल्यू 1 एम्पियर विच इज इक्वल टू रेडियस 1, दिस इज रेडियस 1, 0.8 यहाँ आएगा। फिर रेडियस 2 यहाँ आएगा, रेडियस 2 की पावर 3/2। अब सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा। कर दो दोनों तरफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 81/1 इज इक्वल टू 0.8 अपॉन आर स्क्वायर में R2 टू दी पावर 3 हो गया,
स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। अब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट निकालेंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो होगा। तो अब क्यूब रूट निकालेंगे तो पहले मैंने स्क्वायर किया है 9 का, अब क्यूब रूट निकालूंगा तो 81 का क्यूब रूट क्या हो सकता है? 3 तो नहीं होता है, तो 27 होगा, ये तो नहीं होता। और कोई सा? तो 81 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, वो एक काम करते हैं, क्यूब रूट छोड़ देते हैं, अभी 81/1 ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। देखा फिर क्या किया? तो यहाँ पे देखो, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकलेगा इसका, तो इसको क्या करना, अप्रॉक्सीमेट कर देना। देखो अप्रॉक्सीमेट कैसे करना है, जैसे 81 है, इसका तुमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ये क्यूब रूट लिया तो ये हो गया 0.8 R2। अब R2 की वैल्यू क्या आएगी, तो R2 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 81 की पावर 1/3। अब 0.8, अब 81 की पावर 1/3 कैसे निकलेगी? तो देखो कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है तो एक अंदाज लगाएंगे कि 4 का क्यूब अगर लेंगे तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 होता। 5 का करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 होता। और हमारा जो संख्या है वो 81 है, जो कि इसके और इसके बीच में आ रही है। इसका मतलब कुछ 4.5 के आसपास होना चाहिए, 4.5 4.4 ऐसा कुछ, जो भी इच्छा, जैसे 4.4 ले लिया अपन ने। ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो 8/44। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं निकल पा रहा। तो ये 4 से कैंसिल कर दिया, 2/11 के आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर देना ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो उड़ गया उधर साइड, अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। ये लिख लो, क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ। इफ करंट इज 9 एम्पियर, then radius of fuse is 0.8 mm. What is the radius if current is 1 mm? ऐसा कुछ क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ये नोट कर लें पॉज दबा के। चलो मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे भी नोट कर लें यहाँ तक, 2/11 ऐसा कुछ आंसर इसका अप्रॉक्सीमेट। चलिए देखें नेक्स्ट दो क्वेश्चन पढ़ें। द फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करंट, वोल्टेज, VAR, KVA। इनमें से कौन सा लगता है कि फ्यूज रेटिंग? तो फ्यूज रेटिंग तो अपन ने करंट के टर्म्स में ही पढ़ी है, तो इसका आंसर आएगा। उसके बाद इफ फ्यूज इज नेवर इंसर्ट, इफ नहीं, फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड, ये आई गलत छप गया है। फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर, नेगेटिव ऑफ DC, पॉजिटिव ऑफ DC, फेज लाइन। तो देखो न्यूट्रल वायर में फ्यूज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। AC सर्किट है तो उसमें फेज लाइन में लगाते हैं, AC में फेज लाइन में लगाते हैं, और DC में निगेटिव में भी लगाना पड़ता है, पॉजिटिव में भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको नोट डाल डाल देता हूँ। फ्यूज दो प्रकार के हैं, फ्यूज दो प्रकार के, AC फ्यूज और DC फ्यूज। DC फ्यूज में बैटरी रहती है, ये बैटरी, इसमें प्लस और माइनस दोनों में करंट होता है, दोनों में करंट होता है। तो इसमें जब फ्यूज लगेगा तो फ्यूज यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो दोनों वायर्स में, निगेटिव ऑफ DC एंड पॉजिटिव ऑफ DC, निगेटिव प्लस पॉजिटिव ऑफ DC, इसमें लगता है, दोनों में लगता है, बोथ। ठीक है, जबकि AC में क्या होगा, AC में एक लाइन तो फेज होती है जिसमें करंट होता है और दूसरी न्यूट्रल होती है, इसके अंदर जो है वो टेस्टर नहीं चलता। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ फेज में फ्यूज लगता है। ठीक है, फ्यूज कहाँ लगता है,
तो फ्यूज कहाँ लगता है? तो डीसी के अंदर फ्यूज लगता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में, जबकि एसी के अंदर जो फ्यूज लगता है वो फेज वाली लाइन में लगता है, न्यूट्रल वाली लाइन में नहीं लगता। तो इसने पूछा है कि फ्यूज कहाँ बिल्कुल भी यूज नहीं होता, तो उसका आंसर है न्यूट्रल में नहीं होता। डीसी में होता है, निगेटिव में भी, डीसी में होता है पॉजिटिव में भी, और फेज लाइन में होता ही है एसी में। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट देखें। प्रोटेक्शन बाय फ्यूजेस इज जनरली नॉट यूज बियॉन्ड 100 एम्पियर के ऊपर नहीं यूज करते भाई। ठीक है, 100 एम्पियर के ऊपर जो है फिर अपन दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, और अपने सिलेबस में नहीं है, पर इसके लिमिट है कि 100 एम्पियर के ऊपर। अब यहाँ में जो चीज़ दिखाना चाह रहा था, तो ध्यान से देखो, इनमें यदि तुमसे पूछा जाए कि कोई दो चुन लो, चूज एनी टू टू मेक फ्यूज वायर, इनमें से कोई दो चुन लें जिससे फ्यूज वायर बनेगा, ये क्वेश्चन देना है। तो देखो, हमने ऐसा पढ़ा कि करंट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अपॉन रेजिस्टिविटी, या फिर करंट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इंटू कंडक्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्ट, इसको काट देता हूँ, आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इंटू कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी। इन दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगाना है। दूसरी चीज, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, तो जल्दी पिघले, क्योंकि वो नहीं पिघलेगा तो टीवी पिघल जाए। तो देखो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका आ रहा है, तो एक तो टिन का आ रहा है सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा किसका आ रहा है, लेड का आ रहा है। दूसरी चीज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये रो, रो क्या चीज है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो उसका आंसर कम होना चाहिए ताकि करंट बढ़े। तो इसका और इसका स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक दूसरी बात बताना चाह रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं निकाल रहा, ये बोल रहा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से आई रो एल अपॉन ए इंटू टी। अब देखो यहाँ पे, अगर रो ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, यहाँ करंट के हिसाब से नहीं ले रहा है, ये ले रहा है, ये फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन करंट निकालने के लिए, अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ ये थ्योरेटिकली ये बता रहा हूँ मैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यदि हाई है तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी। देखो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाले ये दोनों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई है तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और हाई हीट अगर जनरेट हुई तो उस केस में लो मेल्टिंग पॉइंट पे फ्यूज जल्दी पिघलेगा। इसलिए टिन और लेड ऐसे दो हैं जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के एलॉय बना देते हैं। मैंने क्या बताया था, अलॉय यूज नहीं आते, टिन और लेड। ठीक है, चलिए आगे देखें, इसमें कुछ लिखने वाली नहीं है। द फ्यूज वायर इन डीसी सर्किट इज इंसर्टेड इन, डीसी में कहाँ इंसर्ट होता है भैया, तो डीसी के अंदर कहाँ इंसर्ट होता है, तो सिर्फ निगेटिव में होता है कि सिर्फ पॉजिटिव में होता है कि दोनों में होता है, तो डीसी में तो दोनों में होता है, अभी बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज करंट फ्यूज ऑपरेट्स। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पे तो नहीं आधारित है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर आधारित है फ्यूज वायर, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड। तो ये इसके मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो, अब अपन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पूरी की पूरी बात। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज़, फ्यूज काय में लगता है, सीरीज में कि पैरेलल में, तो सीरीज। ठीक है, कितने तरीके के फ्यूज हैं, एसी फ्यूज एंड डीसी फ्यूज। एसी फ्यूज में कहाँ लगता है, तो फेज में, और डीसी फ्यूज में कहाँ लगता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों में लगता है। उसके बाद आगे क्या बताया, करंट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब अपॉन रो, किस पदार्थ का बना रहता है, तो टिन प्लस लेड। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो, और रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई। इसको देख के मत सोचना एक करंट का फॉर्मूला है, तो रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हीट डेवलप होता है आई स्क्वायर आर टी से,
और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर रो एल अपॉन ए इंटू टी, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डाल दिया रो एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा बनेगी, मेल्टिंग पॉइंट यदि कम होगा तो उस केस में जल्दी फ्यूज हो जाएगा। और अपन चाहते ही हैं कि वो जल्दी उड़ जाए, क्योंकि वो उड़ जाएगा तो टीवी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो ये इतना है फ्यूज का, एक ही न्यूमेरिकल बनता है, वो मैंने तुमको एक करा दिया। बाकी जनरली फॉर्मूले पूछते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा। अब उसके बाद शीट जो अपन सॉल्व कर रहे थे उसके क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 16 तक क्वेश्चन हो गए थे, 16 तक। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फिर आज खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से अपन नया चालू करेंगे, बोर्ड पे पढ़ेंगे थ्योरी। ठीक है, तो देख लें इसके क्वेश्चंस, 16 तक हो गए थे। अगर कोई डाउट हो तो इसके अंदर देख लेते हैं फटाफट। सोलह का क्वेश्चन हो गया था, 16 नंबर वाला। सत्रह नंबर का क्वेश्चन देखें। An electric heater, when kept in vacuum, is heated continuously by passing electric current. Its temperature will become constant after some time because lots of heat is radiation. देखो, इलेक्ट्रिक हीटर को यदि तुमने रखा और कंटिन्यूसली करंट उसको दे रहे हो, तो उस केस में बोल रहा है कि उसका टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, विल स्टॉप सम टाइम एंड लूज हीट टू द सराउंडिंग, विल राइज फॉर सम टाइम। देखो, एक जगह ऐसी आएगी ना इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये हीटर की जो कॉइल है क्या, और ये गर्म होती है, लेकिन हीट का लॉस भी होने लगा एटमॉस्फेयर में। तो हीट लॉस यदि एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो जितना वो गर्म हो रहा है उतना ही लॉस होने लग गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर आता है उसके पहले ही वो शॉर्ट हो जाता है, और हीटिंग इफेक्ट के कारण कभी कभी उसका जो है वो गल जाता है, वो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, हमको उसके लिए वेट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू करंट फ्लोइंग एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल पे यदि पूछेगा, एक मिनट इसकी जरा वो कम वो कर लूँ मैं। तो बताओ कांस्टेंट पोटेंशियल में, हाँ अब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल में यदि पूछता है तो उस केस में बताएं क्या। कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन तो तुमने सबने। ठीक है ना, आगे बढ़ा देता हूँ। H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी लगेगा कांस्टेंट पोटेंशियल में, क्योंकि मैंने बताया था पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यही आएगा, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विच ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.5 एम्पियर। पावर पूछिए, सिंपल पावर। पावर इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला, जिसके अंदर से ये तो हो गया उसका एम्पियर में करंट, और ये हो गया वोल्टेज। इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो पावर इज इक्वल टू 3.75 इंटू 200। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3.75 इंटू 200, तो मैंने ये पॉइंट हटाया, नीचे दो जीरो आ गए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 375 का डबल करो, 375 का डबल करें तो 600 ये होगा, और 750, 750 वाट आ गया। अब एक्चुअली 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट्स, ऐसा तुमको याद होगा, 10th क्लास में पढ़ाते हैं। और ये बोल रहा है 750 वाट्स, तो अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया 90। ठीक है, आगे बढ़ाएं। An electric bulb of 100 watt is connected to a supply 220, the resistance of the filament। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी होता है, तो वी का स्क्वायर 220 इंटू 220, और पी की वैल्यू जो है वो 100 वाट। ये 0 0 0 0 कैंसिल, 22 इंटू 22 होता है 484, ये इसका आंसर हो जाएगा 484। नोट कर लें, आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक केबल ऑफ रेजिस्टेंस
10 ohm carries electric power from a generator producing, तो देखो रेजिस्टेंस कितने का है 10 ohms, तो पावर कितनी है 200 और 10,000 वोल्ट करंट इन द केबल, करंट कितना होगा केबल में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर कितनी है 250 किलोवाट यानी 1000 वाट, और उसको अपन ने कितने पे 10,000 वोल्ट दे रखा है, 10,000 पे। तो ये 1 2 3 4 जीरो 4 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो करंट कितना आ गया इसमें 25, तो 25 एम्पियर का करंट होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। इन द वो क्वेश्चन द पावर लॉस इन द केबल, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। पावर केबल में कितनी होगी, तो केबल का रेजिस्टेंस क्या है, तो केबल का रेजिस्टेंस जो है वो 10, तो पावर इसके अंदर जो लॉस होगी केबल में, ये क्वेश्चन है, दैट विल बी आई स्क्वायर आर। और आई स्क्वायर आर के अंदर आई का स्क्वायर होगा 25 इंटू 25 625 इंटू रेजिस्टेंस 10 ओम्स, तो पावर इज इक्वल टू 6250 वॉट, इतनी लॉस होगा लॉस। और ये जब लॉस होगा तो इट इज इक्वल टू 6.25 किलो वाट, क्योंकि 1000 से डिवाइड करूंगा कितने का इसके अंदर लॉस हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए आगे, हीट जनरेटेड, अच्छा ये क्वेश्चन अभी छोड़ देना, बाद में करेंगे क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर भी पूछ किया है, रेजिस्टेंस भी, ये अपन बाद में करेंगे, किसी से बन गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो उसके बाद टू बल्ब्स आर in parallel they are consume 48 watts from a 6 volt battery, the resistance of, देखो दो बल्ब काय में लगे पैरेलल में लगे, तो पहले पैरेलल में बल्ब बना, ये बल्ब और पैरेलल में ही दूसरा बल्ब, ये लग गया पैरेलल में, और ये कितने वोल्ट की बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है। मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका भी रेजिस्टेंस आर है, तो इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना है, ये दोनों पैरेलल में, इसलिए R/2 रेजिस्टेंस। अब जब R/2 रेजिस्टेंस है तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। अब पावर की जगह मैं लिखूंगा 48 वाट विच इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, वी दे रखा उसने 6, इट विल बी 6 इंटू 6, और रेजिस्टेंस अपना हो गया R/2, ये R/2 हो गया। अब ये 2 पर चला जाएगा तो 48 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 2 बाय आर, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या निकलेगी, आर की वैल्यू निकलेगी 6 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 48, ये इससे कैंसिल आउट हुआ 24 टाइम्स, और 24 टाइम्स, और ये इससे कैंसिल हुआ 4 बार, 4 बार का मतलब 6/4, 6/4 का मतलब 1.5 ओम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 ओम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट, द हीट डेवलप्ड इज डायरेक्ट फॉर्मूला, ये इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, तो हीट डेवलप्ड वाला सेम फॉर्म है। नेक्स्ट देखें टू बल्ब ऑफ 50 वाट्स, ये वाला कितने वाट का, 50 वाट, और दूसरा 25 वाट, कनेक्टेड इन सीरीज, द रेशियो ऑफ द करंट, करंट सीरीज में सेम होता है इसलिए 1:1 ही आएगा। द ब्राइटनेस ऑफ a bulb will reduce if a resistance is connected in series, बल्ब में यदि तुमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया तो उसको तो जितना वोल्टेज मिलता है मिलेगा, मान लो यहाँ 12 वोल्ट है तो इसको 12 वोल्ट पहले भी मिलता था, अब इसको भी 12 वोल्ट मिलने लग गया, बल्ब का कुछ थोड़ी गया। लेकिन जैसे ही तुमने बल्ब के सीरीज में कुछ लगाया, अब ये बल्ब की सीरीज में लगाया तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करा देगा, तो कुछ वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएगा, कुछ इसके ऊपर आ जाएगा, और वोल्टेज जब इसके ऊपर आएगा तो कम हो जाएगा, और वोल्टेज कम हो गया क्योंकि इसके पड़ोसी ने ले लिया। अब इसके ऊपर वोल्टेज कम हुआ तो सीरीज में लगाने से ब्राइटनेस कम हो जाएगी उसकी, ठीक है, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए 100 वाट बल्ब 100 watt bulb working on 200 volt, 200 watt bulb working on 100 volt have maximum current ratio resistance ratio पूछा। तो देखो पहले तो तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोनों केसेस में, इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस का ऐसे निकालोगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी से निकालोगे, ठीक है, दूसरी बार भी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी से निकालोगे, तो ये फर्स्ट के लिए, ये सब चीज़ें सेकंड के लिए, और करंट निकालने के लिए पावर इज इक्वल टू वी आई लगा देना 2 बार, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये फर्स्ट के लिए ये सेकंड के लिए,
एक बार इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इसके और इसके लिए यहाँ डालेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस निकल आएगा। और एक बार इसके और इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ डालेंगे, रेजिस्टेंस निकल आएगा। और एक बार पावर के लिए तो यहाँ आ जाएगा, करंट निकल आएगा, क्योंकि पावर तो दे रखी है। ये 4 बार क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है, इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया ना समझ में। एक बार ये दोनों फॉर्मूला कंपैरिजन कराना, एक बार ये दोनों फॉर्मूला कंपैरिजन कराना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुमको सॉल्व करना है। There are two electric bulbs 40 watt 100 watt. Which one will be brighter when first connected in series than parallel? सीरीज में जो कमजोर होगा वो ज़्यादा तेज चलेगा क्योंकि घर का उल्टा है। और पैरेलल में जो ज़्यादा पावर वाला होगा वो ज़्यादा तेज चलेगा। ज़्यादा पावर ज़्यादा तेज, इसका मतलब सीरीज में लगाएंगे तो 40 वाट वाला ज़्यादा तेज चलेगा, और पैरेलल में लगाएंगे तो 100 वाट वाला तेज चलेगा। बता दिया है पहले भी। लास्ट क्वेश्चन देखें। टू रेजिस्टेंस R1 और R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो रेजिस्टेंस को सीरीज में भी कनेक्ट किया है और रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में भी कनेक्ट किया है। 120 वोल्ट की लाइंस, 120 वोल्ट की लाइंस, इधर साइड भी 120, इधर साइड भी 120। एक बार ऐसा किया, एक बार ऐसा किया, ठीक है। पावर कंज्यूम विल 25 वाट। इसके अंदर जब पावर कंज्यूम होती है तो 25 वाट होती है, और इसके अंदर जो पावर कंज्यूम होती है नीचे वाले केस में तो 100 वाट होती है। दोनों केसेस में ये रेजिस्टेंस R है, ये इसका R है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय R1 टू दैट ऑफ द R2, R1 और R2 के रेशियो निकालना है पावर कंज्यूम का। तो जब सीरीज में लगाते हैं तो 25 वाट, और पैरेलल में लगाते हैं तो 100 वाट, ठीक है। इसका मतलब दोनों में 120 वोल्ट पे ही बनाया गया है। तो फिर रेशो क्या आएगा उस केस में, ये हमको निकालना है। तो रेशो इसका आएगा 1:1, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 25 वाट की पावर दे रहा है कोई, और 100 वाट की पावर दे रहा है कोई। तो जब आपने 50 वाट और 50 वाट के लगाए होंगे तो वो मिलके 25 वाट देंगे, और जब 50 वाट और 50 वाट के लगाए होंगे तो 100 वाट देंगे। इसका मतलब रेशो 1:1 हो गया ना दोनों का। इसलिए इसका पावर कंज्यूम का रेशो जो है वो 1:1 होगा। इंडिविजुअल पावर कंज्यूम का रेशो है ये। 50-50 वाट होगा इंडिविजुअल, 50-50 100 वाट, और 50-50 25 वाट, ठीक है। देखो एक तरीका बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक 50 वाट का, मैंने जल्दी कैसे सॉल्व किया, 50 वाट का बल्ब, दूसरा भी 50 वाट का बल्ब। अगर मैं इसे घर पे लगाता हूँ, मैं घर से कैलकुलेट करता हूँ इस चीज़, तो ये 100 वाट की रोशनी देंगे और 100 वाट का ही खर्चा है। लेकिन अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा तो मैंने बोला उल्टा हो जाएगा। 50 वाट और 50 वाट सीरीज में क्या होंगे, तो सीरीज में ये देंगे, दो एक जैसे होगा तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये 25 वाट देंगे, ठीक है। इसका मतलब दोनों बल्ब एक जैसे हैं, एक बार 100 वाट एक बार 25 वाट, ये डिम जलेंगे सीरीज में लगा दोगे तो सेम वोल्टेज, ठीक। तो ये अपने क्वेश्चंस हो गए सारे कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना आप। नेक्स्ट क्लास में करंट और ड्रिफ्ट वाला जो पोर्शन रह गया वो करना है, वो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, उसको पहले समझाऊंगा, और शीट जो है उसके बाद सॉल्व करेंगे लास्ट।